हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 5MG। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी पे, है ना, राजकोषीय नीति आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि राजकोषीय नीति क्या होता है ना। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिलकर कहलाती है राजकोषीय नीति। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो राजकोषीय नीति है ना, राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है, तो सार्वजनिक आय हो गया, सार्वजनिक व्यय, है ना, मतलब सरकार के पास में जितना पैसा आता है, जितना पैसा व्यय होता है, खर्च होता है ना, है ना। पब्लिक से जितना पैसा सरकार के पास में आता है टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स के रूप में, और अन्य रूप में भी जो आय होता है ना, और जो व्यय होता है, चाहे वो योजना के रूप में हो, है ना, चाहे और किसी क्षेत्र में हो, है ना, जो व्यय होता है ना, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। और जो सार्वजनिक ऋण हो गया, है ना, ऋण मतलब कि अपना लोन, है ना, और करारोपण हो गया, जैसे टैक्स, है ना, टैक्स हो गया। और बजट घाटा हो गया, है ना, जैसे क्या होता है, अभी हम लोग घाटा समझेंगे, है ना, क्या होता है घाटा समझेंगे अभी। उसमें जितनी प्राप्ति और मतलब जितना आय हो रहा है और ज़्यादा जितना व्यय हो रहा है ना, तो इसका डिफरेंस क्या कहलाता है, घाटा कहलाता है ना। भाई घाटा मतलब क्या हो रहा है, आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आपका खर्च हो रहा है तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है। इसी तरीके से होता है ना। सब्सिडी हो गया, सब्सिडी जो गवर्नमेंट, है ना, नागरिकों को जो सब्सिडी देती है, और जो घाटे की जो वित्त व्यवस्था है, तो ये सारी चीज़ें जो मिलके क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। यानी कि सरकार के पास में जितनी भी प्राप्ति हो रही है और जितना भी व्यय हो रहा है, वो चाहे ऋण के फॉर्म में हो, टैक्स के फॉर्म में हो, आय हो, व्यय हो, है ना, करारोपण हो, सब्सिडी हो, है ना, घाटा हो किसी भी प्रकार का, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति, है ना। सरकार की जो नीति है ना, और इसको कौन डिसाइड करता है, मतलब इसको संचालन कौन करता है, इसका वित्त मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि राजकोषीय नीति क्या होता है। तो सरकार की जितनी भी नीति है, आय से लेकर व्यय तक, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। चलिए आगे आते हैं। राजकोषीय जो नीति है उसमें सरकार की प्राप्ति और व्यय, है ना, तो किन किन तरीक़ों से इनमें प्राप्ति और इनमें व्यय होता है, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, एक होता है सबसे पहले केंद्रीय बजट जो बनता है ना, यानी कि सरकार की प्राप्ति और कहाँ से सरकार के पास में पैसा आता है और सरकार के पास से पैसा किस तरीके से जाता है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें इसको दो सबसे पहले कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो राजस्व बजट है और दूसरा है पूंजीगत बजट। एक राजस्व बजट है, दूसरा है पूंजीगत बजट। ठीक है, तो आप इसको, है ना, चलिए, राजस्व बजट मतलब क्या होता है, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक है, तो राजस्व इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया इसको नाम, बजट, है ना। तो ये पहला कैसा बजट है, राजस्व, और दूसरा क्या है, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट क्या होता है, सबसे पहले नाम से देखिए, राजस्व नाम से स्पष्ट है ना, मतलब रिवेन्यू, है ना, राजस्व मतलब रिवेन्यू आपका, है ना। तो राजस्व बजट क्या है, तो राजस्व बजट किसको बोलेंगे, कि सरकार की जो टोटल प्राप्ति जो है ना, टोटल प्राप्ति और टोटल व्यय, ये दोनों मिला के क्या कहलाता है, सबसे पहले आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। अब राजस्व लग गया, तो राजस्व मतलब कैसा होगा, कि राजस्व में आपका ऐसी प्राप्तियां जिनमें मतलब सरकार के पास में कोई देनदारी सृजित नहीं होती, मतलब सरकार के ऊपर में कोई लोड नहीं होता। ठीक है, राजस्व में क्या होता है, सरकार के ऊपर में, है ना, राजस्व बजट में सरकार के ऊपर में कोई लोड नहीं होता, देनदारी सृजित नहीं होता, है ना, और ना ही इसमें किसी भी तरीके से सरकार के परिसंपत्तियों में गिरावट होती है। परिसंपत्ति यानी कि उनके पास में जो भी संपत्ति होती है, चाहे वो रुपए के फॉर्म में हो, चाहे संपत्ति, है ना, बॉन्ड के फॉर्म में हो, ठीक है ना, प्रतिभूति के फॉर्म में हो, इसमें क्या होता है, परिसंपत्तियों में किसी भी तरह की गिरावट नहीं होती। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राजस्व बजट, है ना। अब एक होता है राजस्व बजट में, देखिए यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड किया है, राजस्व बजट में होता है एक प्राप्ति और एक व्यय, है ना, इन्हीं को दोनों को तो क्या बोला जाता है, बजट, है ना, और नाम क्या है इसका, राजस्व बजट। तो राजस्व नाम से स्पष्ट है, आप इसको याद रखेंगे कि राजस्व बजट में क्या होता है, कि किसी प्रकार की सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देनदारी नहीं होती, मतलब कोई लोड नहीं होता सरकार के ऊपर में, और परिसंपत्तियों में गिरावट नहीं होता, है ना, मतलब सरकार के जेब से पैसा इसमें से, है ना, जाता नहीं है, परिसंपत्तियों में गिरावट इसका नहीं होता। ठीक है, चलिए, उसके बाद में एक है इधर देखिए पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट में क्या होता है, इसमें भी बजट है भाई, तो इसमें आय और व्यय तो होंगे ही होंगे, है ना। अब इसमें एक नाम जुड़ गया, क्या, पूंजीगत बजट। ठीक है, तो पूंजीगत बजट में क्या होगा,
कि परिसंपत्तियों का जो विक्रय है उसी का फल होता है ये, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर कुछ संपत्ति है, उसी को बेच के क्या करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे तो वो हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां, और व्यय करेंगे तो वो हो जाएगा पूंजीगत व्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या होता है, परिसंपत्तियां में कमी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए विदेशी ऋण सहायता है, तो विदेशी ऋण सहायता भाई दूसरे से ऋण लेंगे, तो भाई दूसरे से अगर हम ऋण लेते हैं, जैसे पहले साहूकार महाजन लोगों से ऋण लिया करते थे ग्रामीण, है ना, तो उनके एवज में क्या करते थे लोग जो है वो अपने घर के जो ज़मीन के जो कागजात हैं उनको दे दिया करते थे कि भाई अगर हम लोग पे ना कर पाएँ तो ये ज़मीन आपकी। तो एक तरीके से क्या होता था, लोग नागरिकों का जो परिसंपत्ति रहता था, परिसंपत्ति यानी कि जो सब उनकी जो भी संपत्ति है, चाहे ज़मीन हो जायदाद हो, है ना, खेती होगी जो ज़मीन है, वो क्या होता था, कम रहता था, मतलब उनको रिस्क रहता था ना, तो परिसंपत्तियाँ कैसा कम हो जाती है, ठीक है। तो परिसंपत्तियों के विक्रय का ही क्या होता है, ये फल होता है, उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत बजट, ठीक है। चलिए आइए इसके आगे इनके फ्लो चार्ट में जो है उनको समझते हैं। जैसे राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती है, ठीक है। तो देखिए राजस्व प्राप्तियाँ जो हैं इनके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे राजस्व बजट जो है, ठीक है, तो राजस्व बजट में कौन कौन सा आएगा, एक तो एक तो आय आएगा यानी कि प्राप्तियाँ, है ना, आय यानी कि प्राप्तियाँ, और व्यय, है ना, आय और व्यय का लेखा जोखा ही आपका बजट कहलाता है, ठीक है। तो राजस्व बजट के दो प्रकार देखिए कौन कौन सा, राजस्व बजट के दो प्रकार, तो एक राजस्व प्राप्ति और एक तो राजस्व व्यय, ठीक है, मैं आय और व्यय। अब राजस्व प्राप्ति जो है, राजस्व प्राप्ति के जो है उनके दो प्रकार होते हैं, एक होता है कर राजस्व प्राप्ति और एक होता है गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ। कर राजस्व यानी कि जो भी टैक्स मिलता है जो गवर्नमेंट को, है ना, भाई राजस्व प्राप्ति यानी कि सरकार को जो आय प्राप्त हो रहा है ना, राजस्व जो रेवेन्यू मिल रहा है, तो एक है आपका टैक्स, है ना, कर राजस्व प्राप्ति, और एक है गैर कर राजस्व प्राप्ति। तो कर राजस्व में क्या है, क्या कर राजस्व में दो चीज़ आएगा, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक तो इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो एक प्राप्ति है, तो सरकार को आय की प्राप्ति कैसे होगी भाई, तो टैक्स के फॉर्म में होगी, है ना। हम लोग टैक्स जो पे करते हैं वही क्या है, उनकी प्राप्तियां हैं। तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो कर राजस्व प्राप्ति की बात हो गई। गैर कर राजस्व में क्या होगा, गैर कर राजस्व यानी कि मतलब टैक्स उसमें नहीं लगता, गैर कर राजस्व यानी कि टैक्स के अलावा और कौन से प्राप्तियां हैं राजस्व में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश है, ब्याज प्राप्तियां हैं, शुल्क है, करेंसी छपाई है ना, जो भी करेंसी छपाई जो होती है ना, उनसे जो आय होता है, ठीक है, और टकसाल से प्राप्त जो भी आय है, और अन्य विविध स्रोतों से, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे आय होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब गैर कर राजस्व प्राप्तियां कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, विदेशी अनुदान हो गया, है ना, ये भी आपका गैर कर राजस्व प्राप्तियां कहलाता है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र की प्राप्तियां, संघ राज्य क्षेत्र से जो भी आपका आय जो होता है उनको इसमें शामिल किया जाता है, गैर कर राजस्व से, है ना, इसमें शामिल किया जाता है। शिक्षा लोक स्वास्थ्य हो गया, है ना, तो ये सब कर राजस्व में आएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है आपका राजस्व व्यय। भाई ये तो रही बात आय की, आय हो गया, ठीक है। अब उसमें व्यय कौन कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पे ब्याज भुगतान हो गया, रक्षा व्यय हो गया, है ना, सब्सिडी हो गया, है ना, गवर्नमेंट जितना भी सब्सिडी देती है वो क्या है, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। वो राज्यों को जो अनुदान जो मिलता है, आप लोग संविधान में पढ़े होंगे ना, विशेष राज्य जो है उनको अनुदान ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे संविधान में आप, ठीक है। तो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, और अन्य जो सेवाएं हैं, जो पुलिस प्रशासन इत्यादि पर जो भी व्यय किया जाता है, ये सब क्या होता है, राजस्व व्यय होता है। देखिए ये जो होता है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, है ना, राजस्व प्राप्तियां, व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, ये सब जितनी जो होते हैं केंद्र सरकार की अलग होती है और राज्य सरकार की अलग होती है ना भाई, क्योंकि सरकार तो दोनों लेवल पे है, केंद्र सरकार पे भी है और राज्य पे भी है, इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसी ही सेम पूंजीगत बजट भी होती है, पूंजीगत में प्राप्तियां होती है। सबसे पहले इसमें कौन कौन सा है, आंतरिक बाजार उधारी होता है, विदेशी ऋण सहायता होता है, ऋण वसूली होती है, विनिवेश होता है, और पूंजीगत व्यय में कौन कौन सा होता है, निवेश, ऋण भुगतान, ऋण वितरण, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पे आपको ये फ्लो चार्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं आगे। इसमें से जो मेन टॉपिक जो है, जो एग्जाम में ज़्यादा आता है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको तो कम से कम इसको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए आगे इसमें जो मेन है वो आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं, है ना, राजस्व एवं बजट, ठीक है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो इसको समझते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो एक बार में थोड़ा सा समझ नहीं आता है, इसको थोड़ा धीरे से समझना पड़ता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ थोड़ा सा एनालिटिकल होकर आपको इसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड इसको ना लें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और
मुश्किल से 1-2 क्लास और बचा हुआ है, मिनिमम 1 क्लास आपका बचा हुआ है। उसके बाद में ये इंडियन इकोनॉमिक्स का हमारा जो क्लास है वो यहीं पे ये क्या होता है, समाप्त होगा। ठीक है, ये हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसको छोड़ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है, जनरल एग्ज़ाम जो भी रेलवे एसएससी व्यापम पीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जो कम पोर्शन जो रहता है वो आपका रहता है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो कम कम पोर्शन जो रहता है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ें। ठीक है, तो कम से कम इतना मोटा मोटी तौर पे आपको कुछ ना कुछ तो इसमें पता होना ही चाहिए। जितना बेसिक है उतना तो आपको पता हो ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को ज़्यादा लोड आपको नहीं लेना है। ठीक है, इससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो बनते हैं आजकल एग्ज़ाम में वो करंट डेटा बेस्ड होते हैं। लेकिन डेटा को आप कैसे याद रखेंगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि भाई आपका राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी जीएनपी क्या है ना। और आपको अगर एग्जाम में पूछा कि भाई भारत की जीडीपी वृद्धि दर बताइए कितना है, तो भाई आपको जब तक जीडीपी पता नहीं होगा, उसका डेफिनेशन पता नहीं होगा, उसका बेसिक पता नहीं होगा, तब तक आप उसको कैसा डेटा को आप याद रखेंगे, कैसे रट भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय कैसा होता है, कैसे निकालते हैं उसको, वर्तमान में कितना है, तो डेटा को आप रटते तो नहीं बैठेंगे। सबसे पहले उसका फंडा तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो मिनिमम 1 क्लास बचा हुआ है, उसके बाद में ये क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे बजट, ठीक है, बजट क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी संस्था या सरकार की अनुमानित आय व्यय का जो भी लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। ठीक है, बजट क्या कहलाता है भाई, जैसे बजट जो भी है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जो भी बजट पारित करती है तो वो क्या होता है, आय व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट। पिछले साल का जो भी बजट जो हुआ था उसमें हमने कितना गेन किया, है ना, करंट ईयर में हम लोग कितना करेंगे और आने वाले में हम कितना कर सकते हैं, है ना। तो 3 जो वित्तीय वर्ष जो होते हैं उन्हीं का आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। बजट घाटा एवं घाटे का बजट क्या होता है भाई। देखिए बजट घाटा, ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो बजट आप लोग समझ आ गया होगा कि सरकार की जो भी आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। उसके बाद में भाई बजट घाटा क्या है ना, बजट घाटा क्या कहलाता है, या फिर घाटे का बजट। तो ये क्या होता है समझते। देखिए जब भी बजट में आय कम एवं व्यय अधिक होता है तो इस व्यय के अधिक को क्या बोलते हैं, बजट घाटा बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझिए। मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और एक दिन में मान के चलिए आप 300 रुपये कमाते हैं। एक दिन में आपने 300 रुपये कमाया, लेकिन उसी दिन शाम को आप क्या करते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। कितना खर्च करते हैं आप, 300 रुपये आपने कमाया था लेकिन आप कुछ सामान खरीदते हैं, वो हो जाता है मान के चलिए 400 रुपये का। आपने कमाया 300, आपने खर्च किया 400 रुपये। तो आप 300 रुपये जो कमाए थे उसको तो देंगे, लेकिन 100 रुपये आपका क्या हुआ, माइनस में हुआ कि नहीं, है ना। मतलब आपको दुकानदार को 100 रुपये और देना पड़ेगा। तो यही क्या है, घाटा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी बजट में आय कम, यानी कि सरकार को जितना भी जो आय होता है, तो वो चाहे राजस्व प्राप्ति के रूप में हो चाहे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में हो, है ना। पिछला जो अभी हम लोग फ्रेमवर्क जो पढ़े है ना, ठीक है, जितना भी फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़े हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जितना भी सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होता है और जितना भी पूंजीगत प्राप्ति होता है, चाहे वो टैक्स के फॉर्म में हो, नॉन टैक्स के फॉर्म में हो, चाहे जितना भी वो पूंजीगत प्राप्ति के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो आय जब कम हो जाए किससे, व्यय से, व्यय अधिक हो जाए, है ना, खर्च अधिक हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, बजट घाटा बोलते हैं। ठीक है, और जिसकी पूर्ति, अब भाई घाटा हो गया तो कैसे करेंगे, तो जिसकी पूर्ति उधार द्वारा की जाती है, भाई आपको 100 रुपये तो और देना है ना दुकानदार को, तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेंगे, है ना, या फिर किसी दूसरी संस्था से उधार लेंगे आप। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जिसकी पूर्ति उधार द्वारा की जाती है, ऐसे बजट को क्या बोलते हैं, घाटे का बजट बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये घाटा समझ आ गया। चलिए आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं एक टर्म है आपका हिनार्थ प्रबंधन। ठीक है, हिनार्थ प्रबंधन आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अभी हम लोगों ने समझा घाटा क्या होता है। ठीक है, जब सरकार की प्राप्तियां कम हो जाए, व्यय अधिक हो जाए, उसी को बोलते हैं घाटा, है ना। जब सरकार का बजट घाटे का हो और इस घाटे को सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित करके पूरा करती है, तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था या हिनार्थ प्रबंधन। ये कुछ अलग नहीं है, मैं आपको बता दूं। हिनार्थ प्रबंधन का मतलब है कि भाई हमको घाटा हुआ और हम केंद्रीय बैंक से या फिर किसी भी मुद्रा निर्गमित करके क्या करते हैं, हम लोग पैसा उधार लेते हैं, तो इसी को एक लाइन में बोल दिया जाता है हिनार्थ प्रबंधन। एक टर्म है
है ना, इसको आपको याद रखना है हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है। भाई मेरे को घाटा हुआ और मैं केंद्रीय बैंक से क्या करूँगा, ऋण लूंगा, वही क्या कहलाता है, हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए इसमें और क्या होता है। एक होता है राजस्व घाटा। समझते हैं राजस्व घाटा क्या होता है ना। देखिए राजस्व घाटा यानी कि ये सबसे पहले नाम से इनमें याद रखेंगे आप राजस्व घाटा। देखिए दो तरीके से घाटा होता है, एक राजस्व घाटा और एक राजकोषीय घाटा, है ना। अभी हम लोगों ने ऊपर जो डिस्कस किया वो सिर्फ घाटा था, बजट घाटा होता है ना, सिर्फ नॉर्मल एक घाटा था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक राजस्व घाटा और एक राजकोषीय घाटा। दो तरीके से घाटा आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक राजस्व घाटा क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, राजस्व यानी कि रेवेन्यू। जब सरकार का राजस्व व्यय अधिक होता है और उसकी तुलना में राजस्व आय कम हो, तो दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। भाई घाटा ही तो इसी को बोलते हैं कि प्राप्ति कम हो और व्यय अधिक हो, लेकिन इसके सामने में क्या लग गया, राजस्व यानी कि रेवेन्यू, है ना। अब राजस्व यानी कि राजस्व व्यय अधिक होता है। अब राजस्व व्यय अधिक का क्या मतलब है भाई, है ना। राजस्व व्यय यानी कि क्या, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्लो चार्ट पर डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने, है ना। राजस्व व्यय अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, राजस्व व्यय कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे ब्याज भुगतान हो गया, सब्सिडी हो गया, रक्षा व्यय हो गया, राज्यों का अनुदान हो गया। राज्यों का अनुदान, है ना, मामूली रकम नहीं होती है ना, बहुत ज़्यादा रकम होती है, क्योंकि आपके पास में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उनको भी आपका अनुदान देना है, आपको पैसा देना है आपको। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, राजस्व व्यय कहलाता है ना। तो मैं इस राजस्व व्यय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये राजस्व व्यय जब है ये अधिक हो जाए, किससे, ये राजस्व प्राप्ति से। अभी मैं पूंजीगत के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, राजस्व व्यय अधिक हो जाए राजस्व प्राप्ति से, इसी को बोलते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, समझ आ गया आपको राजस्व घाटा। चलिए राजस्व घाटा हो गया, ये देखो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है, राजस्व घाटा इक्वल टू क्या होता है, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए देखते हैं अगला, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, टोटल जितना भी सरकार को प्राप्ति होता है, राजस्व प्राप्ति हो चाहे पूंजीगत प्राप्तियां हों, उनमें से सरकार को जितना भी मतलब व्यय होता है, इसमें भी घाटा का मतलब तो एक ही होता है, आय ज़्यादा, है ना, आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो, आय कम हो व्यय ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है, वो घाटा। इसके सामने लग गया राजकोषीय। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि सरकार के पास में जितनी भी प्राप्तियां हैं, वो चाहे राजस्व प्राप्तियां हों चाहे पूंजीगत प्राप्तियां हों, तो ये जितनी भी प्राप्तियां हैं वो कम हों, और जितना भी जो व्यय है यानी कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये व्यय ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा। यानी कि सरकार के पास में टोटल आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो, इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अभी हम लोग पढ़े ना राजकोषीय नीति, राजकोषीय मतलब टोटल कंप्लीट फिस्कल पॉलिसी, ये है राजकोषीय घाटा। मतलब जितना भी कमाता हूँ, है ना, वो कम है और खर्च मेरा ज़्यादा होता है, तो ये बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, देखिए सरकार का समस्त ऋण भार राजकोषीय घाटा कहलाता है। मतलब समस्त ऋण भार जितना भी आय हो रहा है वो कम हो और व्यय अधिक हो, वो बोलता है समस्त ऋण भार। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बाजार ऋण, लघु बचतीय भविष्य निधि, बाह्य ऋण एवं बजटीय घाटे को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, हम लोग इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ चुके हैं, इसके अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं प्राथमिक घाटा में। देखिए प्राथमिक घाटा क्या होता है, जब राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है तो शेष राशि क्या होता है, प्राथमिक या प्रारंभिक घाटा कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे जो ब्याज का भुगतान है वो क्या, कहाँ से आया ब्याज का भुगतान। ठीक है, अभी जो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किया ना राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा में ब्याज का भुगतान माइनस कर देंगे तो वो मिल जाएगा प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा आपको समझ आ गया, लेकिन ब्याज का भुगतान कैसा है, मान के चलिए ये अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है, मान के चलिए 2019 का वित्तीय वर्ष जो भी चला था और अभी 2020 का चल रहा है। 2019 में मान के चलिए कोई व्यक्ति सरकार से उधार लिया, मान के चलिए एक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति क्या किया, उधार लिया उसको, है ना। अब उसको पिछले वित्तीय वर्ष में वो पे नहीं करा हुआ है, वो क्या करेगा, इस वित्तीय वर्ष में पे करेगा। तो ब्याज का जो भी भुगतान जो हुआ है ना, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्राथमिक घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, प्राथमिक घाटा कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं भाई, आगे है आपका मौद्रीकृत घाटा। मौद्रीकृत घाटा का मतलब है, देखिए केंद्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि,
नॉर्मल वे में समझिए, मौद्रिकृत घाटा का मतलब है सरकार को है घाटा, ठीक है, सरकार के पास में आय कम है और व्यय ज़्यादा है, मतलब सरकार को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। अब सरकार उसकी क्षतिपूर्ति किस तरीके से करेगी, भाई सरकार तो ऋण लेगी ना। हाँ, तो सरकार को, कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, या केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, अगर आरबीआई के पास से है ना, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में क्या करता है, वो उधार लेता है, या फिर क्या करेगा, मुद्रा निर्गमित करने के लिए करेगा, है ना, करेंसी छापने के लिए अगर कहेगा, है ना। ऐसा ही नॉर्मल सिचुएशन में नया करेंसी नहीं छापा जा सकता, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। जैसे कि अभी वर्तमान में बात चल रहा है विशेषज्ञ द्वारा कि वर्तमान में अभी जैसे कि अभी, है ना, अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए करेंसी की छपाई होनी चाहिए, ऐसा अभी बात चल रहा है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, आरबीआई से क्या होता है, वो पैसा उधार लेता है, ठीक है। तो आरबीआई के पास में क्या होता है, बर्डन हो जाता है ना, वो क्या, उसके ऋण में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि आरबीआई के पास में शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि, ये क्या होता है, मौद्रिकृत घाटा। किसको घाटा हो रहा है भाई यहाँ पे, आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई के पास में उसका बैंक खाली हो रहा है ना, आरबीआई के पास में जितना पैसा है वो अपना पैसा किसको दे रहा है, उधार पे दे रहा है वो, तो है ना, साख में होने वाली वृद्धि, ऋण में क्या होता है, वृद्धि होता है, भाई वो केंद्र को भी देगा राज्य को भी देगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा, तो यही क्या कहलाता है, मौद्रिकृत घाटा कहलाता है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। चलिए अगला टर्म है हमारा सब्सिडी या राज्य सहायता बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अनुदान। सब्सिडी है ना, सब्सिडी मिलता है भाई आपको, जैसे गैस में मिलता है सब्सिडी, बहुत चीज़ों में सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए, सरकार द्वारा किसी उद्योग या व्यापार को किया गया भुगतान ताकि उत्पादित वस्तु की कीमतें न बढ़े या कम कीमतों के कारण उद्योग अपनी गतिविधियां बंद न करे, तो इसका उद्देश्य उद्योग एवं उपभोक्ताओं को सहायता पहुंचाना है। मान के चलिए मैंने कोई कंपनी ओपन की, है ना, अब उसमें मेरे को प्रॉफिट कम हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार मेरे को सब्सिडी देगी कि भाई आपका जो व्यापार है वो अच्छा है लेकिन अभी बंद होने के कगार में है, तो वो क्या करेगी, सब्सिडी देगी। तो उद्योग, मैं उद्योग चला रहा हूँ, है ना, तो मेरे को सहायता पहुँचा ही पहुँचा, और इसके साथ ही साथ में वो उपभोक्ताओं को भी सहायता दे रही है, सहायता पहुँचा रही है ना। भाई मेरा जो प्रोडक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, है ना, कंपनी में जो भी माल हो रहा है उससे उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुँच रहा है। तो सरकार द्वारा किसी भी उद्योग या व्यापार को किया गया भुगतान ताकि उत्पादित वस्तु की कीमतें न बढ़ें, है ना। भाई मेरे पास में उद्योग जो है वो चलता रहे और मैं कीमत ना बढ़ाऊँ, इसके लिए सब्सिडी देगा सरकार, है ना, तो वस्तु की कीमतें ना बढ़ें और कम कीमतों के कारण उद्योग भी अपनी गतिविधि बंद ना कर दें, है ना। अभी देखेंगे अभी आप लोग कि इस वायरस के कारण जितना भी अभी अर्थव्यवस्था जितना भी कमज़ोर पड़ रहा है, तो अभी बहुत सारी सब्सिडी या राज सहायता अनुदान दिया जाएगा, है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो मेन जो इंडस्ट्रीज़ है ताकि वो अपनी गतिविधियाँ बंद ना कर दे और सरकार और उपभोक्ताओं को भी घाटा ना हो, उपभोक्ता भी अपनी, है ना, उपभोक्ता आसानी से उस वस्तु को खरीद सके, ठीक है। हाँ, तो कम कीमतों के कारण उद्योग अपनी गतिविधियाँ बंद ना कर दे, तो यही क्या कहलाता है, आपका सब्सिडी कहलाता है, ठीक है। जैसे सब्सिडी में कुछ क्षेत्र जैसे आते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, उर्वरक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, एलपीजी में आपको मिलता है, आपको पता है, केरोसिन हो गया या खाद्यान्न हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, आपका सब्सिडी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट है, देखिए आपको ये ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। आपको मुख्य मुख्य बात समझना है, कौन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऐसा डेफिनेशन आपको नहीं पूछेगा, वन डे एग्ज़ाम में आपको है ना पूछेगा कि बजट कितने का बनाया गया, तो आपको बजट ही नहीं पता है क्या होता है। राजस्व घाटा कितना हुआ, आपको अगर पूछा छत्तीसगढ़ में राजस्व घाटा कितना था, आपको पता ही नहीं राजस्व घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा क्या हुआ, आपको पता ही नहीं है राजस्व, है ना, राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है। मौद्रिकृत घाटा कितना हुआ तो आपको पता ही नहीं है, तो कम से कम ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज का क्लास ही समझ आया होगा आपको, और मुश्किल से एक क्लास ही बचा होगा, उसके बाद में इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक।